जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में भाग संख्या 12 में हम लोगों ने अनुच्छेद 280 तक को देख लिया था। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 281, यानी कि अनुच्छेद 281 से अनुच्छेद 300 तक को हम लोग आज देख लेंगे, यानी कि भाग संख्या 12 आज खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 281 में क्या कहा गया, समझिए। कहा गया है कि जो वित्त आयोग है वो अपना सिफारिश किसको देगा, तो अपना सिफारिश राष्ट्रपति साहब को सौंप देगा, और राष्ट्रपति साहब किसे सौंपेंगे, तो वह लोकसभा और राज्यसभा के पास प्रस्तुत करेंगे। यानी कि वित्त आयोग अपना सिफारिश किसके सामने प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति साहब के सामने, और राष्ट्रपति साहब किसे देते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा को सौंप देते हैं। इसकी चर्चा किसमें किया गया, अनुच्छेद 281 में कहा गया। फिर आप कहा था अनुच्छेद 282, कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने राजस्व में से कुछ खर्च कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कुछ टैक्स वसूला केंद्र सरकार ने, जरूरत पड़ा खर्च कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे राजस्व अपना है, टैक्स अपना है, तो खर्च नहीं कर सकता है। इसी प्रकार राज्य सरकार है, कुछ टैक्स वसूलती है तो उसे खर्च भी कर सकती है। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने ही राजस्व में से कुछ खर्च कर सकते हैं अपने जरूरी के लिए। फिर 283 कहा गया है कि संचित निधि और आकस्मिक निधि की अभिरक्षा। देखिए संचित निधि क्या होता है, तो सरकार का जितना पैसा होता है उस संचित निधि में जमा होता है। मान लीजिए हम और आप टैक्स देते हैं, सभी कोई टैक्स देता है, वो टैक्स कहाँ चला जाता है, तो संचित निधि में चला जाता है। संचित निधि का रक्षक किसे कहा जाता है, तो आपको संसद को संचित निधि का रक्षक कहा जाता है। जब तक संसद नहीं चाहेगा संचित निधि से 1 रुपया इधर उधर नहीं हो सकता है। आकस्मिक निधि क्या होता है, तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाओं से होकर गुजरनी पड़ती है। सबसे पहले आप लोकसभा में प्रस्तुत कीजिए बजट, फिर राज्यसभा में प्रस्तुत कीजिए, फिर आप राष्ट्रपति साहब कहेंगे तब पैसा निकलेगा, मतलब बहुत टाइम लगता है। तो इन सब को प्रक्रिया क्या किया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है। मान लीजिए अचानक इमरजेंसी आ जाए तो आप संचित निधि से पैसा निकालेंगे नहीं, उसके लिए बनाया गया इमरजेंसी फंड यानी कि आकस्मिक निधि। तो इन सबको आप बाईपास कर जाइए और आकस्मिक निधि से पैसा निकाल दीजिए। तो संचित निधि का रक्षक संसद, आकस्मिक निधि का रक्षक राष्ट्रपति। यानी कि आकस्मिक निधि से सिर्फ राष्ट्रपति साहब ही पैसा निकाल सकते हैं। आकस्मिक निधि में हमेशा पैसा रहता है, कितना, तो 500 करोड़ रुपया उसमें रहना एकदम जरूरी है। तो कहा गया है कि संचित निधि और आकस्मिक निधि का अभिरक्षा। तो संचित निधि का रक्षा कौन करता है, संसद, और आकस्मिक निधि का तो राष्ट्रपति साहब इनकी अच्छा करते हैं। 284 में क्या कहा गया है कि लोक पदाधिकारी द्वारा वसूली गई धनराशि की अभिरक्षा। देखिए जो हमारे लोक पदाधिकारी यानी कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो भी तो टैक्स वसूलते हैं। डीएम साहब का क्या काम है, कलेक्ट्रेट यानी कि अपने जिला से जितने राजस्व मतलब जमीन संबंधी जो राजस्व है उनको वसूलना, वही ना है तो भैया डीएम यानी कि कलेक्ट्रेट ऑफिस उनको बोलते हैं। तो क्या करते हैं वो जितना टैक्स है जिला का उसको कलेक्ट करते हैं, तभी ना उनको कलेक्टर कहा जाता है। तो क्या करते हैं वो टैक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए आपका चालान कट गया, चालान नहीं कट जाता है, वो पैसा कहाँ जाएगा। मान लीजिए आप पर कोई सरकारी फाइन मार दिया गया, वो पैसा कहाँ जाएगा, तो उन सब पैसों को संचित निधि में भेज दिया जाता है। यानी कि लोक पदाधिकारियों द्वारा वसूली गई धनराशि का अभिरक्षा कौन करता है, तो उन्हें संचित निधि में भेज दिया जाता है, जिसका अभिरक्षा संसद आपका करती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 285, कहा गया है कि संघ की संपत्ति पर राज्य द्वारा कराधान पर छूट। मान लीजिए आपका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी है किसी स्टेट में, अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्रॉपर्टी बना दिया, तो भैया देश में ही ना बनाएगा, तो देश में किसी राज्य में जरूर पड़ेगा। तो कहा गया कि मान लीजिए कोई केंद्र सरकार का आपका संपत्ति है, तो राज्य सरकार किसी राज्य के अधीन आ रही है, तो राज्य सरकार उस पर टैक्स नहीं लगी। तो भैया मान लीजिए केंद्र सरकार राज्य सरकार, मान लीजिए केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकार टैक्स नहीं ले रही है, तो राज्य सरकार का भी तो दायित्व बनता है कि वो केंद्र सरकार की संपत्ति पर टैक्स न ले। यानी कि कहा गया इसमें कि संघ की संपत्ति पर राज्य सरकार द्वारा कराधान पर छूट, यानी कि केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लेगी। फिर आपका आता है 286, कहा गया क्रय और विक्रय पर भी छूट, यानी कि खरीद रहे हैं आप बेच रहे हैं उस पर भी कुछ टैक्स में आपको छूट दिया जाएगा। विद्युत आपूर्ति पर टैक्स में छूट, मान लीजिए केंद्र सरकार आपका राज्य सरकार केंद्र सरकार से बिजली ले रही है या खरीद रही है, तो उसमें क्या किया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। या जल आपूर्ति हो जाएगा उसमें भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर 290 में क्या कहा गया, अन्य खर्च और पेंशन। अब भैया सरकार के पास बहुत सारे खर्च हैं, तो अन्य खर्च और पेंशन की चर्चा 290 में किया गया। पेंशन क्या होता है, तो नौकरी के बाद जो रिटायर हो जाता है उसको पेंशन दिया जाता है। फिर 291 क्या किया गया, निरसन कर दिया गया। 292 में क्या कहा गया है, केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकता है जो संचित निधि पर भारित होगा। यानी कि देखिए केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वो विदेशों से ऋण ले सकता है किसी कार्य को करने के लिए। जैसे आप मान लीजिए हमको कोई मेट्रो बनवाना है, मेट्रो बनाने के लिए बहुत सारे पैसे का खर्च आ रही है, तो भैया हम पैसे कहाँ से आएंगे, तो या तो आप देश में
देश में के पास उतना पैसा है संचित निधि में तो उससे करा लीजिए, या विदेश से कर्ज ले लीजिए। तो क्या किया जाएगा, तो केंद्र सरकार के पास यह पावर है कि वह विदेश से ऋण ले सकती है। तो राज्य सरकार के पास यह पावर रहेगा कि नहीं, तो राज्य सरकार के पास भी यह पावर रहता है। अनुच्छेद 293 के तहत क्या कहा गया है कि राज्य सरकार ऋण ले सकती है। देखिए 292 में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार ऋण ले सकती है। अब मान लीजिए कोई सरकार है ए, क्या है, कोई सरकार है ए, इसने अपने कार्यकाल में मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपए का क्या ले लिया, कर्ज ले लिया विदेश से, 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। पता चला कि उसका सरकार खत्म हो गया, यानी कि 5 साल बाद चुनाव होगा और नया सरकार बन गया। मान लीजिए कोई सरकार बन गया बी, तो क्या इस टैक्स कर्ज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो जो सरकार बी बना है इसको यह कर्ज चुकाना पड़ेगा। और यह कर्ज कहाँ से चुकाएगा, तो संचित निधि से चुकाएगा। यानी कि यदि कोई केंद्र सरकार टैक्स आपका कर्ज लेती है विदेश से, तो वो आपका कर्ज किस पर भारित होगा, तो संचित निधि पर वो कर्ज आपका भारित होगा। सरकार बदलने पर भी उस कर्ज को चुकाना पड़ता है। 292। फिर 293, राज्य सरकार भी विदेश से ऋण ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार को एक बार परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, तो केंद्र सरकार से। क्यों, क्योंकि भैया ये क्या है, उनसे थोड़ा नीचे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार को परमिशन लेना पड़ेगा केंद्र सरकार से। फिर 294 और 295 एक ही बात है। क्या कहा गया है कि संपत्ति का उत्तराधिकार। फिर आपका आता है 296, कहा गया व्यक्तिगत की संपत्ति। 297 में किसकी चर्चा किया गया है, मग्न तट पर कुछ विधि केंद्र सरकार बनाएगी। अब ये मग्न तट क्या होता है, तो समुद्र के किनारे क्या होता है भाई, मग्न तट, उस पर भी सरकार कुछ कानून बना सकती है। इसी में कहा गया है कि यदि आपके जमीन से, ध्यान से सुनिएगा, 297 में कहा गया है यदि आपके जमीन से कोयला निकल गया, पेट्रोल निकल गया, चाहे बहुमूल्य वस्तु निकल गया, तो उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का अधिकार होगा। ध्यान से सुनिएगा, उस पर अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। लेकिन कोई खतरनाक चीज निकल गया, जैसे कोई हथियार निकल गया, तो उस पर किसका, तो आपको किसका अधिकार होगा, तो आपका हो गया। मान लीजिए आपके संपत्ति पर पेट्रोल डीजल निकल गया तो सरकार उसे ले लेगी, लेकिन हथियार निकल गया तो आपको दोषी ठहराया जाएगा, यानी कि उसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप होंगे। समझ रहे कि नहीं। अनुच्छेद 297। फिर आपका आता है अनुच्छेद 298, व्यापार करने का अधिकार की चर्चा इसमें किया गया है, यानी कि व्यापार कर सकते हैं। 299 में संविदा की चर्चा किया गया है। और 300 में क्या कहा गया है, संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा मूल अधिकार था, इससे विकास में बहुत ज्यादा क्या हो रही थी, बाधा आ रही थी। पता चल रहा था कि मूल अधिकार का रक्षक किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। पता चलता था कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार, यानी कि हमारे अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती है। मान लीजिए उस समय मान लीजिए कोई ट्रेन का पटरी बिछा के आ रहा है खूब दूर से, पता चला किसी का यहाँ पर खेत पड़ गया, और छोटा खेत देने के लिए माने नहीं रहा है, कह रहा है कि तुम पटरी मोड़ लो। पटरी के मुड़े गए पे, कह रहा है पटरी मोड़ लो। अब भैया आप केस करेंगे उस पर कि हटो हटो, जबरदस्ती तो हटा नहीं सकते। संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, कोई हमसे नहीं छीन सकता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि भैया हम अंधा है, इन सब का क्या है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, तुम क्या करो पटरी मोड़ दो। तो विकास में बहुत खतरनाक बाधा आ रही थी। एयरपोर्ट बना रहा है, पता चला किसी का बीच में मड़ई पड़ गया, वो कह रहा है हम हटवे नहीं करेंगे, हमारा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। तो क्या किया गया, इसके लिए संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। और जो हमारा संपत्ति का अधिकार कितना में है, तो अनुच्छेद 19 का एफ में है। इसको 19 के एफ से हटा के और 300 के क में जोड़ दिया गया, यानी कि क्या वर्तमान में हमारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं बल्कि हमारा कानूनी अधिकार है। कोई दिक्कत, जरूरत पड़ने पर सरकार हमसे छीन सकती है, समझ रहे नहीं, लेकिन उचित मुआवजा देकर। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में 19 के एफ से हटा दिया गया और इसे कहाँ जोड़ दिया गया, तो 300 के क में इसे जोड़ दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हम लोगों ने अनुच्छेद 300 तक को देख लिया। कोई दिक्कत, कहाँ से चालू हुआ था, तो भाग संख्या 12 कहाँ से चालू हुआ, अनुच्छेद 264 से अनुच्छेद 300 तक, यानी कि हम लोगों ने 300 तक को देख लिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।